वो कहते हैं ना, जब तक सांस है सम्मान दो, वरना एक दिन मां बाप की सांसें थम जाएंगी और पछताने के लिए फिर कुछ भी नहीं बचेगा। स्वागत है आपका फिर से एक दिलचस्प और सीख देने वाली कहानी के साथ। आज की कहानी है मृत्यु के बाद न्याय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिल छूने वाली कहानी। विजय नाम के एक बुजुर्ग पिता जो जीवन की आखिरी घड़ियां गिन रहा है। उनके घर में शांति और मातम का माहौल है, क्योंकि उनकी मृत्यु शैया पर होने की खबर ने पूरे परिवार को गमगीन कर दिया है। विजय के बेटे बहुत दुखी मन से अपने पिता को अंतिम विदाई की तैयारी कर रहे होते हैं। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता है और विजय की स्थिति देखते हुए हर कोई यह मान चुका है कि अब उनका वक्त करीब है। कमरे में गमगीन माहौल है। रघुवीर बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनकी आंखें बंद हैं और सांसें धीमी होती जा रही हैं। बेटा मनीष और बहू सविता एक कोने में खड़े हैं, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। मनीष अपनी पत्नी से धीमी और दुखी आवाज में कहता है, जल्दी खत्म हो जाए सब। सविता सहमति में सिर हिला देती है। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। डाकिया खड़ा है, हाथ में एक सरकारी नोटिस लिए हुए। मनीष दरवाजा खोलता है और डाकिया कहता है, आपके पिता रघुवीर जी के नाम पर कोर्ट से नोटिस आया है। मनीष और सविता हक्के बक्के और हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि पापा ने मरते वक्त क्या किया होगा। मनीष घबराते और कांपते हाथों से नोटिस का लिफाफा खोलता है। उसकी उंगलियों में अचानक बेचैनी साफ दिखने लगती है। सविता भी बगल में खड़ी होकर सांसें रोके हुए देख रही होती है। जैसे ही मनीष नोटिस पढ़ना शुरू करता है, उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे सफेद पड़ने लगता है। नोटिस में साफ लिखा होता है कि रघुवीर ने उनके खिलाफ हिंसा और प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। मनीष का चेहरा गुस्से और डर से लाल हो जाता है। उसकी आंखों में अचानक आग की लपटें जलने लगती है और वह गुस्से से नोटिस को फेंककर कमरे के एक कोने में फेंक देता है। ये कैसे संभव है? मनीष बिफरता है। वह इतने कमजोर थे कि खुद बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। फिर उन्होंने यह सब कैसे किया? उसकी आवाज में हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी था। सविता घबराई हुई उसकी ओर देखती है। शायद उन्होंने पहले से यह सब प्लान कर रखा था। सविता की आवाज में डर घबराहट दिख रही है। हमें कभी यह अंदाजा भी नहीं था कि वे कुछ इस तरह का कदम उठा सकते हैं। मनीष गहरी सांस लेकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। उसके माथे पर पसीना आने लगता है। उसकी आंखों में बेबसी का भाव आ जाता है, मानो वह किसी ऐसे जाल में फंस गया हो जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। सविता धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और एक हताश आवाज में कहती है, अब क्या करेंगे? अगर यह केस सच में चला तो हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मनीष गुस्से से चिल्लाकर जवाब देता है, हमने सोचा था कि उनका मरना हमारी मुसीबतों का अंत होगा, पर यह तो हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत लेकर आया है। इस नोटिस ने दोनों को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। अब वे समझ नहीं पा रहे थे कि रघुवीर ने यह सब कब और कैसे किया, लेकिन एक बात साफ थी, रघुवीर ने अपने मरने से पहले ही एक ऐसा खेल खेला था जिसका अंत अब मनीष और सविता की बर्बादी के साथ होने वाला था। फ्लैशबैक में रघुवीर का जीवन एक दर्दनाक सफर में तब्दील होता है। कमरे की हल्की रोशनी में वह बिस्तर पर लेटे हुए है, जबकि मनीष और सविता बाहर से हंसते खिलखिलाते आ रहे हैं। रघुवीर की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह अपने दिल को मजबूत रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन मनीष अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी मना रहा था। रघुवीर ने उन्हें खाने के लिए कुछ खाना पेश किया, लेकिन मनीष ने उसे बेरुखी से टालते हुए कहा, तुम्हारी रोटी खाने का हमारा क्या काम? तुम तो बस चुपचाप बैठो। उस दिन रघुवीर ने महसूस किया कि अपने ही बेटे से ऐसा अपमान सहना कितना कठिन है। सविता अक्सर रघुवीर की बीमारी का मजाक उड़ाती थी। वह कहती, क्या फायदा तुम्हारे जीने का? तुम तो बस एक बोझ हो। यह सुनकर रघुवीर की आत्मा को गहरी ठेस पहुंचती थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और सोच लिया कि एक दिन वह अपने बच्चों को इस अपमान का सामना कराएगा। रघुवीर ने एक दिन, जब वह अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, अपने जख्मों को भरने का निश्चय किया। उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी स्थिति का सामना करने के लिए अब और चुप नहीं रहेंगे।
उन्होंने अपने एक पुराने मित्र राधेश्याम से संपर्क किया, जो एक वकील था। राधेश्याम ने रघुवीर को सलाह दी कि अगर वह चाहे तो वह अपने बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। रघुवीर ने राधेश्याम से कहा, मैं अपने बच्चों को सबक सिखाना चाहता हूं। वे समझें कि बड़ों का अपमान करना सही नहीं है। उसके बाद रघुवीर ने चुपचाप अपने मामले की तैयारी शुरू की। साथ में अपनी वसीयत भी बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपनी स्थिति को दर्ज कराने के लिए अपनी सभी परेशानियों को लिख लिया। उन्होंने उन सभी घटनाओं को लिखा जब मनीष और सविता ने उन्हें अपमानित करते थे। उन्होंने अपनी बातों को सही तरीके से पेश करने के लिए सभी सबूत इकट्ठा किए, फोटो, वीडियो और गवाहों के बयान, और साथ में अपनी वसीयत की फाइल भी बनवा दी। वह जानते थे कि उनका समय करीब है और इसके साथ ही उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी चाल चलने का भी निर्णय लिया, एक ऐसी वसीयत तैयार करना जो मनीष और सविता की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। रघुवीर की तस्वीरें लगातार बदलती रहती है। वह एक ओर अपने बेटे और बहू की प्रताड़ना सहते हैं, वहीं दूसरी ओर वे अदालत में अपना केस जीतने की योजना बना रहे हैं। एक दिन जब रघुवीर ने अपने मामले के सभी दस्तावेज तैयार कर लिए, उन्होंने राधेश्याम से मिलने का निश्चय किया। राधेश्याम ने उन्हें आश्वासन दिया, आपका केस मजबूत है, बस आपको धैर्य रखना होगा। साथ में उन्होंने अपनी वसीयत की फाइल राधेश्याम को सौंप दी और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी संपत्ति का भी बंटवारा बहुत अलग तरीके से हो। मैं मरने के बाद भी अपने बेटे और बहू को सबक सिखाना चाहता हूं। राधेश्याम थोड़ा चौंके, लेकिन रघुवीर ने उन्हें विस्तार से बताया कि वसीयत में क्या लिखा जाना चाहिए। रघुवीर ने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा, मेरे बेटे मनीष को मेरे घर का दरवाजा मिले, लेकिन बिना चाबी के। अगर वह चाहता है कि वह घर में दाखिल हो तो उसे अपने के पर पछताना होगा। मेरी बहू सविता को मेरे सारे बर्तन मिलेंगे, लेकिन उनमें से एक भी बर्तन साबुत नहीं होगा। हर बर्तन टूटा हुआ होगा, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने मेरे दिल को तोड़ा है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी जमीन, तब तक किसी के पास नहीं जाएगी जब तक कि मनीष और सविता मेरी आखिरी इच्छा को पूरा नहीं करते, जो कि अदालत के फैसले के बाद ही सामने आएगी। रघुवीर ने यह वसीयत इसलिए तैयार की थी ताकि मनीष और सविता को उनके किए का एहसास हो सके। वह जानते थे कि मनीष और सविता ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कितना सताया था, और इस वसीयत के माध्यम से उन्होंने अपने बेटा बहू को एक ऐसा सबक सिखाने की योजना बनाई जो वे कभी न भूल सके। यह वसीयत मनीष और सविता के लिए एक शाप जैसी थी, लेकिन सबसे बड़ा शौक तब आता है जब रघुवीर ने आखिरी शर्त रखी थी, अगर मनीष और सविता को मेरी संपत्ति चाहिए तो उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने कुकर्मों के लिए माफी मांगनी होगी और अपने प्रताड़ना की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। रघुवीर ने यह वसीयत इसलिए तैयार की थी ताकि मनीष और सविता को उनके किए का एहसास हो सके। वह जानते थे कि मनीष और सविता ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कितना सताया था, और इस वसीयत के माध्यम से उन्होंने अपने बेटा बहू को एक ऐसा सबक सिखाने की योजना बनाई जो वे कभी न भूल सके। रघुवीर ने अपने दिल में ठान लिया कि वह अपने आप को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए भी लड़ेगा कि बुजुर्गों का अपमान करना एक गंभीर अपराध है। वह जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका है और वह इसे हाथ से नहीं जाने देंगे। फ्लैशबैक खत्म होता है और मनीष और सविता को यह समझ में आता है कि उनके पिता ने अपनी चुप्पी में कितनी बड़ी ताकत छिपा रखी थी। रघुवीर ने केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी बुजुर्गों के लिए एक लड़ाई लड़ी थी जो अपने बच्चों के हाथों प्रताड़ित हो रहे थे। मनीष और सविता अब सदमे में थे। नोटिस पढ़कर उनकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उन्हें अब वसीयत की शर्तें समझ में आ चुकी थीं और वे जानते थे कि अगर उन्होंने अपने कुकर्मों को नहीं स्वीकारा तो वे सब कुछ खो देंगे, घर, संपत्ति और समाज में अपनी इज्जत। सविता गुस्से और घबराहट में चिल्लाती है, ये सब उनके मरने के बाद हो रहा है, उन्होंने हमें मरने से पहले ही फंसा दिया था। मनीष भी सिर पकड़कर बैठ जाता है, उसकी आवाज कांप रही होती है। हमने सोचा था कि सब कुछ हमारे हाथ में होगा, लेकिन अब लगता है कि पिताजी ने हमें अंत तक पछताने पर मजबूर कर दिया।
दोनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो सच्चाई को स्वीकारें और माफी मांगे, या फिर हमेशा के लिए सब कुछ खो दे। अगले दिन सुबह मनीष और सविता को कोर्ट से समन मिलता है। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, क्योंकि अब उन्हें अदालत में पेश होना था। नोटिस में स्पष्ट लिखा था कि रघुवीर सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले बेटे और बहू के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज किया था। सविता कांपती हुई मनीष से कहती है, अब हम क्या करेंगे? सब लोग जान जाएंगे कि हमने क्या किया। मनीष भी घबराहट में था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हमें किसी तरह से इस मामले को रफा दफा करना होगा, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बचें, क्योंकि अदालत में दिए गए सबूत और गवाह सब उनके खिलाफ थे। अब उन्हें रघुवीर की आखिरी चाल का सामना करना था और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अदालत में मनीष और सविता अब कटघरे में खड़े थे। रघुवीर द्वारा दर्ज की गई शिकायत और सबूतों को पेश किया जा चुका था। वीडियो रिकॉर्डिंग, पड़ोसियों के बयान और रघुवीर के लिखे खत, जो उनके दर्द और तकलीफों को बयान करते थे। हर एक सबूत मनीष और सविता की निर्दयता और प्रताड़ना की पुष्टि कर रहा था। अदालत की चार दीवारी में रघुवीर की वसीयत का जिक्र भी होता है, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि यदि मनीष और सविता अपनी गलतियों को सार्वजनिक रूप से नहीं मानते तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। दोनों के चेहरे पर पसीना छलकने लगा। मनीष की घबराई आवाज में गवाही। मनीष ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमसे गलती हुई है। हमें एहसास है कि हमने अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी और सविता भी सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। फैसले के वक्त न्यायाधीश ने कड़ी नजरों से उन्हें देखा और कहा, आपने अपने बुजुर्ग पिता के साथ जो किया वह अत्यंत अमानवीय था। रघुवीर सिंह ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यह लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी बुजुर्गों के लिए लड़ी है जो अपने बच्चों द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं। अदालत आपको दोषी ठहराती है और सजा का प्रावधान तय करती है। मनीष और सविता को जेल की सजा सुनाई गई और अदालत ने फैसला दिया कि रघुवीर की वसीयत के अनुसार उनकी संपत्ति उन सामाजिक संगठनों को दी जाएगी जो बुजुर्गों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। यह सुनकर मनीष और सविता पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि लालच और निर्दयता ने उन्हें यहां तक पहुंचाया था। रघुवीर की आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई जीत ली थी, अपने बेटे और बहू को सबक सिखा दिया था और उन सभी बुजुर्गों के लिए एक मिसाल कायम की थी जो अपने बच्चों के हाथों प्रताड़ित होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी ने आपको छू लिया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं एक और नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।